सभी देशवासियों के समक्ष आज मैं देश के आज़ादी के समय की एक ऐसी घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर उन शहीदों को नमन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिनके कारण से भारत देश की आज़ादी का एक नया क्रांति का रास्ते का सूत्रपात हुआ और एक नए दौर में भारत का स्वाधीनता आंदोलन पहुँच गया, जिसके नाम से सर्वत्र भारतीय पूरी तरह से परिचित हैं, जलियांवाला बाग। हो सकता है 1919 से पहले जलियांवाला बाग का नाम किसी ने ना सुना हो, परंतु 1919 की वो काला दिन 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जिस दिन जलियांवाला बाग में देश की आज़ादी को लेकर एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ और उसने ऐसी आवाज़ उठाई जो वास्तव में जीने के लिए उस समय एक अमृत के समान थी। अंग्रेज सत्ता ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक ऐसा कानून लादने का प्रयत्न किया था जिसके माध्यम से भारतीयों को पूरी तरह से रौंदा जा सकता था। उस काले कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। अंग्रेज चाहते थे लंबे समय तक उनकी सत्ता यहाँ पर बनी रहे और उस सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के कानूनों का प्रयोगात्मक उपयोग यहाँ पर करना चाहा, ये देखने के लिए कि क्या भारतीय इनसे दबते हैं या भारतीय इनका मुकाबला करते हैं। लेकिन धन्य हो इस देश की धरती और इस देश के वो महान सपूत जिन्होंने इन बातों को बारीकी से समझा और इनका तुरंत प्रत्युत्तर देने के लिए जो आवश्यक कदम थे वो उठाए। जलियांवाला बाग के कुछ ही दिन पहले रॉलेट एक्ट का जब एक आवाज़ उठी थी कि रॉलेट एक्ट भारत में लाया जा रहा है और उस रॉलेट एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को किसी रूप में भी दबाने का प्रयत्न किया जाएगा, यानी अनेक प्रावधान उस एक्ट में इस प्रकार के बना दिए गए थे कि कोई भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको तुरंत दबा दिया जाएगा। मसलन किसी को कभी भी कहीं से कैसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। किसी को यह बताने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम्हारे खिलाफ किसने शिकायत दर्ज करवाई है। लंबे समय तक उसको गिरफ्तार रखना, लंबे समय तक मुकदमा 6 महीने से भी कुछ ज़्यादा लंबा समय था जितने समय तक उनको बिना किसी आधार पर गिरफ्तार रखा जा सकता था। ऐसे ही और बहुत अनेक धाराएं थी जिसके आधार पर इस भारतीय जनता को जो एक आंदोलन के लिए प्रयासरत थी दबाया जा सकता था। आवाज़ उठी। दिल्ली में सर्वप्रथम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, जो कि एक स्वाधीनता सेनानी थे, उन्होंने इस आवाज़ को रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक जुलूस के रूप में निकाला और हजूम का हजूम चांदनी चौक में, जो उस समय सत्ता का केंद्र हुआ करता था दिल्ली में, उस और एक जुलूस बढ़ा अपने विरोध की आवाज़ कहने के लिए। और उसी समय वहाँ पर अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को जड़ से कुचलने के लिए उस जुलूस को रोकना चाहा। संगीनें तान दी गई, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज आगे बढ़े, गोलियां भी चलाई गई, किंतु उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के नेतृत्व में वो जुलूस निरंतर आगे बढ़ा। संगीनें झुकानी पड़ी और अंततः वो जुलूस आगे बढ़ कर के और अपनी उस आवाज़ को बुलंद करने में सफल रहा, जिस आवाज़ के तहत ये बात कही गई थी कि अब इस भारतीय जनमानस को इस तरह के काले कानूनों को ला करके दबाया नहीं जा सकता। ठीक यही आवाज़ उस समय पंजाब में भी तेजी से उठ रही थी, क्योंकि पंजाब उस समय एक जागरूक प्रांत के रूप में था और पंजाब उस समय भारतीय राजनीतिक सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र था, एक शिक्षा का बड़ा केंद्र था, एक जागरूक नागरिकों का एक बहुत बड़ा जनसमूह पूरे पंजाब के हर शहर में मौजूद था। और उसी के फलस्वरूप मैं इस बात को भी यहाँ पर कहना चाहूँगा, उस समय पंजाब में आर्य समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान थी। उस शक्ति का नेतृत्व भी उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज कर रहे थे। गुरुद्वारा, जो कि सिखों का और इस भारतीय जनमानस का एक अहम केंद्र था, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के कुछ थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग, उस जलियांवाला बाग के अंदर अपना विरोध प्रकट करने के लिए हजारों की संख्या में देशभक्त नागरिक एकत्र हुए। विरोध के लिए अपनी अपनी बातें कही जाने लगी, लेकिन अंग्रेज सत्ता तो ये जानती थी कि अगर इस आवाज़ को तुरंत न दबाया गया
तो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ये आवाज़ ले लेगी और उनका सत्ता में बना रहना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। इसी के लिए उन्होंने इस आवाज़ को दबाने की सोची और इस आवाज़ को दबाने के लिए एक बर्बर षड्यंत्र किया गया। बर्बर षड्यंत्र ये था, जनरल ओडायर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी जिसका उस समय वहाँ पर कार्यक्षेत्र था, उसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम इस आवाज़ को दबाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करो। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे, समय समय पर आपने सुना होगा कि जलियांवाला बाग की जो लोकेशन है वो इस प्रकार की है कि उसके चारों ओर लोग बसे हुए हैं, शहर है, और केवल एक छोटा सा रास्ता ही जलियांवाला बाग की ओर अंदर की ओर जाता है। वही जाने का रास्ता है, वही आने का रास्ता है। और इसी कारण से जनरल डायर ने इस बात को समझ लिया था कि अगर मैं इस रास्ते पर अपनी सेना को खड़ा कर दूं, फौज को खड़ा कर दूं, पुलिस को खड़ा कर दूं, तो फिर इन लोगों के पास बचकर जाने का कोई साधन नहीं होगा। और इस प्रकार से घेर करके एक जनसमूह को जो कि शांतिपूर्वक एकत्र होकर अपनी बात कह रहे हैं, वो एकत्र होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि उनके पास में ना कोई असला था, ना कोई उसमें कोई अशांतिपूर्ण कदम उठाने की बात कही गई थी, ना ही वो कोई ऐसा आंदोलन था जिसके हिंसक होने का डर था, ना ही उसमें कोई ऐसे तत्व थे जिनके बारे में पहले से शक रहा हो कि अंग्रेज सत्ता के खिलाफ एक उग्रवादी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। एक शांतिपूर्ण निरीह जनता को जिस प्रकार से दबाने का षड्यंत्र किया गया, ये आधुनिक विश्व के इतिहास में एक अलग प्रकार की बर्बरता थी, जो दुर्भाग्य से भारत के इस क्षेत्र में, भारत के इस स्वाधीनता आंदोलन में रची गई। अंदर जनता अपनी बात कहने के लिए एकत्र थी, बाहर से फौज को सजा दिया गया, और फौज को सजाने के बाद में जिस प्रकार से अंदर एकत्र हुई जनता के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया, वो आदेश अपने आप में बंधुओं मैं कहना चाहूँगा कि इस विश्व इतिहास के ऊपर एक कलंक था। जिस शासन का काम अपने नागरिकों की रक्षा करना था, वही शासन उन नागरिकों को, निरीह जनता को मारने के लिए उतारू था। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक बर्बर किसी जानवर को जो मनुष्य जाति के लिए हिंसात्मक होकर के खतरनाक बन चुका हो, उसको मारने के लिए सेना का और पुलिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मारने के लिए पुलिस का प्रयोग निरीह जनता पर, जिसमें अनेक नर नारी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल थे, उनके ऊपर किया गया। कुछ ही समय पहले महारानी कह करके गई थी इस देश से कि मैं तुम्हारा पालन अब बालकों की तरह करूंगी, मैं तुम्हारा पालन पोषण एक माँ की भांति करूंगी। एक अगर माँ अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे तो भला क्या माना जाएगा, भला उसकी बातों पर भला कौन विश्वास करेगा। खैर, एक काला अध्याय शुरू हुआ, गोलियां बरसाई गई, लोग इधर उधर भागने लगे, तितर बितर होने लगे, गोलियों से लोग मरने लगे। वहीं जलियांवाला बाग में कुआं भी था, कुछ लोग जान बचा करके इस कुएं में कूदने लगे। बचता क्या ना करता, मरता क्या ना करता के कारण से जिसको जहां जगह मिली, जैसी जगह मिली, वहीं पर उसने अपना स्थान बनाने की कोशिश की। पर जनरल डायर की उस पुलिस ने एक ना देखी, एक ना सुनी, ना बच्चा देखा, ना महिला देखी, ना बुजुर्ग देखा, ना नौजवान को देखा, बस केवल एक ही चीज़ देखी कि मेरे जनरल का आदेश है कि मारो। वो ऐसा काला अध्याय बंधुओं। और जब कुछ लोग वापिस होने की तरफ निकलने लगे थे, उस और पतली सी गली के अंदर से जब निकल रहे थे, वहाँ भी वो बख्शे ना जा सके। और वो काला अध्याय एक भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ गया जिसको आज भी स्मरण करके हम सिहर से उठते हैं। किंतु आज हम सब उन शहीदों को नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी तो दी, लेकिन उस कुर्बानी से एक नया अध्याय खुल गया इस भारतीय क्रांति का, इस भारतीय आज़ादी की क्रांति का, एक नए युग का। उससे सारी दुनिया के अंदर एक संदेश गया कि अंग्रेज इस भारतीय जनता को दबाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें बर्बरता इस समय बहुत आगे की ओर जा चुकी है, और उसको दूर करना, उसको हटाना इस भारतीय जनता के लिए बहुत आवश्यक हो चुका है। नहीं तो वो अपना जीवन ही खो बैठेंगे, अपनी स्वतंत्रता, अपने जीने की जो मौलिक ज़रूरतें होती हैं वो खो बैठेंगे। और अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल तैयार होने लगा, विदेशों में भी और भारत में भी। तो आज सबसे पहले तो आज 100 वर्ष पूरे होने पर, आज उस घटना के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 100 वर्ष पूर्ण होने पर मैं उन सभी पुनः समस्त आर्य समाज की ओर से, आर्य जनता की ओर से, उन समस्त शहीदों को, जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर के भारत की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया, उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और उन शहीदों को भी
जिन्होंने उसके बाद उस घटना से प्रेरणा लेकर के, उस घटना से आदेश लेकर के इस भारतीय आज़ादी को लाने के लिए आगे अपना जीवन कुर्बान करने का संकल्प ले लिया, उनको भी आज हम सब नमन करते हैं। और मैं आप सभी से एक निवेदन ये जरूर करना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को उन घटनाओं का स्मरण जरूर करवाएं, उन घटनाओं के बारे में ज़रूर बताएं जिनके कारण से हमारे शहीदों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण दिए थे, अपने जीवन को खोया था। और यदि हम आज अपने उन बच्चों को हम उन क्षणों के बारे में नहीं बता पाते तो हमें समझ लेना चाहिए कि भविष्य में भी यदि भारत के साथ इस प्रकार की स्थितियां पैदा होंगी तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी शायद उसका मुकाबला करने के लिए तैयार ना हो। उसको ये मालूम होना चाहिए कि जिस आज़ादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं वो आज़ादी कोई सरलता से नहीं आई, वो आज़ादी कोई छड़ी घुमाने से नहीं आई, वो आज़ादी किसी कागज़ के टुकड़ों पर हस्ताक्षर करने से नहीं आई, वो आज़ादी किसी 2-4 नारों और किसी 2-4 गीतों को गा देने से नहीं आई, वो आज़ादी अंग्रेज़ों के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने से नहीं आई। उस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा लहू था, उस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी थी, उस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ी शहादत थी, उस आज़ादी के पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ी जिंदगानियों की कुर्बानियाँ थी जिनको आज हम स्मरण करें और अपने बच्चों को उन्हें स्मरण करने के लिए उनको याद कराएं। उनका आज का दिन हम सबके लिए प्रेरणा का दिवस है कि आज भी हमारे सामने इस प्रकार के कभी ऐसे स्थितियां पैदा हो जाएं जब हमें लगे कि ये कानून, ये नियम, ये आदेश इस देश की जनता के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ, इस देश के खिलाफ हैं, तो उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को, हम आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। कल्पना करें यदि रोलर टैक्स लागू हो चुका होता, रोलर टैक्स का विरोध ना हुआ होता, रोलर टैक्स के खिलाफ जन आंदोलन ना खड़ा किया गया होता, तो क्या इस देश को आज़ादी प्राप्त हो सकती थी? नहीं। तो आज पुनः इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हीं शहीदों को पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आज से 100 वर्ष पहले जो घटनाक्रम हुई, आज उन्हें हम पुनः स्मरण करते हुए आगे आने वाले समय में हमें भी परमात्मा बल दे, हमें भी परमात्मा शक्ति दे कि हम इस देश के लिए जो कुछ भी हम कर सकें उसको करने में हम तत्पर रह सकें। मैं आर्य समाज की ओर से पुनः शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबसे नमन करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, जहां पर आप मिलते हैं, उनके सामान्य उन सभी के लोगों के सामने, अपने विद्यालयों में, अपने आर्य समाज मंदिरों में, अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ आज की इस घटना के बारे में चर्चा करें, उस लोगों तक उसको पहुंचाएं और उन शहीदों को स्मरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।